अस्पताल का मुर्दा घर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम शर्मा और आप सुन रहे हैं एसआर हॉरर पॉडकास्ट। हमारी आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी हमें जिसने भेजी है उसने अपना नाम हमें गुप्त रखने के लिए कहा है, इसलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पात्रों के नाम बदल दिए हैं। तो अब बिना देरी किए शुरू करते हैं डर और रोमांच से भरपूर हमारी इस कहानी का सफ़र। मेरा नाम मनोज त्रिपाठी है। मैं रामपुर गांव का रहने वाला हूं और मैं अपने ही गांव के एक अस्पताल में गार्ड की पोस्ट पर काम करता हूं। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि वो समय वर्षा ऋतु का था। तो ना जाने कब बादल गरजते थे और ना जाने कब बारिश शुरू हो जाती थी, कुछ नहीं कह सकते थे। और उन दिनों मेरी पत्नी शोभा गर्भवती थी और उसके मां बनने का समय नज़दीक आ चुका था और उसकी डिलीवरी के लिए मैंने उसे उसी अस्पताल में भर्ती करवाया जिसमें मैं काम करता था। मैं जहां एक तरफा खुश था तो दूसरी तरफ मुझे चिंता भी सता रही थी कि ना जाने क्या होगा। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता था कि सब ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि ये मेरी वाइफ का पहला टाइम था। डॉक्टरों ने मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताए थे, तो इसलिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था और कहा था 1 या 2 दिन में प्रसव का दर्द शुरू हो जाएगा। पहले यही कोशिश करेंगे कि नॉर्मल हो जाए, वरना ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टरों की बात सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ, लेकिन फिर ये भी सोचा कि बस भगवान सब ठीक से करा दे। वो रात तूफ़ानी रात थी। मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठा था। मेरी पत्नी को बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। वो चिल्लाए जा रही थी और उसके चिल्लाने की आवाज़ से मेरा दिल बैठा जा रहा था। लेकिन तभी एक बच्चे की किलकारी गूंजी और डॉक्टर साहब मेरे पास आए और बोले, मुबारक हो मनोज, तुम बाप बन गए। तुम्हारी पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर से बच्चे को जन्म दिया है। इतना सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने डॉक्टर से कहा, क्या मैं अपनी पत्नी और बच्चे को देख सकता हूँ? तो डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ टेस्ट करने हैं, सुबह देख लेना। तो मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, सुबह ही देख लूँगा। ड्यूटी का समय भी हो रहा था। मैं अस्पताल के गेट के बाहर ड्यूटी देने गया, क्योंकि मेरी ड्यूटी वहीं थी। मेरा काम सिर्फ यही था कि रात में कौन सी गाड़ी आ रही है और कौन सी गाड़ी जा रही है। तभी मेरे स्टाफ मैनेजर का फ़ोन आया और उसने बोला, अरे मनोज, आज अमन ड्यूटी पर नहीं आया है। वो 1 हफ्ते के लिए अपने गांव गया है। आज से तुमको ही मॉर्ग रूम की ड्यूटी करनी है। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मुझे थोड़ा डर लगा कि मुर्दा घर, लेकिन फिर सोचा कि उसके ऊपर वाले फ्लोर पर जच्चा बच्चा का वार्ड था, वहीं पर मेरी पत्नी और मेरा बच्चा थे। तो यही सोचकर मैंने मैनेजर को हाँ कह दिया था कि इसी बहाने अपने बीवी बच्चे को भी देख लूँगा। उसी रात मेरी ड्यूटी मुर्दा घर के गेट के पास लग गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने घड़ी की तरफ देखा था, 12:30 बज रहे थे। बैठे बैठे न जाने मेरी आँख कब लग गई और मैं सो गया। तभी किसी के चलने की आवाज़ मैंने सुनी, तो मैंने उस आवाज़ का पीछा किया। आवाज़ का पीछा करते करते मैं उसी फ्लोर पर आ गया जहाँ जच्चा बच्चा वार्ड था। मैंने देखा कि एक औरत वो वार्ड के अंदर झांक रही थी। मैंने उसे आवाज़ भी दी, कौन कौन है वहाँ पर? लेकिन उसने जवाब देना तो दूर,
मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं उसके थोड़ा और पास गया और ध्यान से देखा कि वो औरत जो अजीब सी दिख रही थी वो वहीं देख रही थी जहां मेरा बच्चा और बीवी थे। मैंने उससे फिर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अंदर क्या देख रही हो? कई बार पूछने के बाद उस औरत ने मुझे देखा। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर चुकी है और उसका शरीर चल रहा है। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे पथराई हुई। उसकी त्वचा बहुत ही टाइट लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह पर सूजन आ रखी थी। उसके बाल खुले थे पर ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो 3-4 दिन से धुले ना हो। मैंने उससे फिर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो और वार्ड के अंदर क्या देख रही हो? वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट खून सुखाने वाली थी। उसने मुझे कहा, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तो यहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, जाओ कैंटीन में। जब वो नहीं हिली तो मैंने उससे कहा, अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? यहाँ क्या है खाने को? फिर उसने इशारा करके बताया। वो मेरे बच्चे की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे उस बच्चे को खाना है। और अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। तभी मेरी आंख झटके से खुल गई। मैं पसीने पसीने हो गया और सोच रहा था कि ये कैसा सपना था और वो औरत कौन थी जो दिखने में इतनी अजीब लग रही थी। ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरा ध्यान मुर्दा घर के गेट पर गया तो देखा कि उसका दरवाज़ा खुला था। मैंने सोचा कि ये दरवाज़ा कैसे खुला, किसने खोला? कोई लाश भी नहीं आई, वरना मुझे जगाया तो जाता। अगर कोई लाश जमा करवाने वाला आता तो। अगली सुबह मैं जब जच्चा बच्चा वार्ड में अपने बीवी और बच्चे को देखने गया तो देखा कि मेरे बच्चे की जांच चल रही है। मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? उन्होंने कहा, कुछ खास नहीं, बच्चे को थोड़ा सा बुखार हो गया था पर अब ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं अपनी पत्नी शोभा से भी मिला, उससे उसका हाल चाल पूछा। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, मैं तो ठीक हूँ जी, बस मुन्ना की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। रात 12:30 बजे से ही रो रहा था, अब जाकर सोया है। मैंने अपनी पत्नी शोभा से कहा, चलो अब मैं चलता हूँ, अपना और मुन्ना का ख्याल रखना। तभी मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, ज़रा सुनिए, मुझे इस बेड पर बुरे बुरे सपने आते हैं और जब से मुन्ना हुआ है तब से सपना आ रहा है कि एक औरत है जो सपने में मुझसे कह रही है कि वो मेरे मुन्ना को खाना चाहती है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया क्योंकि जिस औरत का सपना मैंने देखा था उसमें वो औरत भी मेरे मुन्ना की तरफ ही इशारा कर रही थी और ऐसा ही कुछ कह रही थी जैसा मेरी पत्नी शोभा बता रही है। मुझे थोड़ा खटका सा लगा और मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरी पत्नी को भी वैसा ही सपना आया जैसा मुझे आया था और ये सपना हम दोनों ने एक ही रात में देखा था। अगली रात मैं फिर से अपनी ड्यूटी बजाने मुर्दा घर गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि कुछ पढ़ ही लेता हूँ। तो अपने टेबल की दराज में से मैंने आज सुबह का अखबार लिया और पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मुझे आधा घंटा हो गया था। मेरी ड्यूटी रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक थी। फिर मुझे लगा अब थोड़ा लेट लेता हूँ क्योंकि रात को कौन आने वाला था। मेरी आंखें भारी होने लगी। मैं टेबल पर पैर रखकर और सर को कुर्सी के सहारे लगाकर लेट गया। थोड़ी देर आंखें बंद किए लेटा रहा। फिर मैंने एक आवाज़ सुनी,
वो आवाज़ मुर्दा घर के अंदर से आ रही थी, जहाँ हर तरह की लाशों को लेकर आया जाता है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर जाकर देखूं। फिर मुझे लगा शायद मेरा वहम है, तो फिर मैं दोबारा टेबल पर पाँव रखकर और कुर्सी के सहारे अपना सर रखकर लेट गया। मैंने फिर आवाज़ सुनी, लेकिन अब की बार मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। मैंने सोचा, अभी तो मैं जग रहा हूँ और बाहर से अंदर कोई गया ही नहीं, तो ये आवाज़ कैसी? देखना तो पड़ेगा, वरना मेरी ड्यूटी पर बात आ जाएगी। मैंने कील पर टंगी चाबी उतारी और ताला खोलने लगा, लेकिन फिर सोचा कि दरवाजे के की होल से देख लेता हूँ। तो कुंडी खोलने से पहले मैंने की होल से देखना ही ठीक समझा। मैंने एक आंख लगाकर की होल से देखना शुरू किया। अंदर कमरे में लाल रोशनी जल रही थी, तो अंदर का माहौल ऐसा था जैसे अंदर मौत नाच रही हो। पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ था, लेकिन एक मोटा घूस जरूर दिखाई दिया। फिर मुझे लगा क्या पता यही अंदर से आवाज़ कर रहा हो। मैंने फिर से अपनी कुर्सी खींची और फिर से पैरों को टेबल पर रखा और कुर्सी पर सर रखकर लेट गया और आंखें बंद कर ली। लेकिन इस बार उसी घूस की आवाज़ सुनी, जैसे कि वो दर्द से तड़प रहा हो। मैंने फिर से दरवाजे के की होल से देखा। वो घूस तड़प रहा था और किसी महिला के हाथों में था। लेकिन वो महिला अंदर कैसे गई? तभी वो महिला घूमी। उसको देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये औरत तो वही थी जो मैंने सपनों में देखी थी। उस औरत के मुंह पर उस घूस का खून लगा था। उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी अजीब थी। उसके बाल खुले हुए थे। साफ पता चल रहा था कि वो घूस का मांस चबा रही थी। उसने उस घूस को दरवाजे की तरफ फेंक मारा और तभी मेरी आंख खुल गई। मैं फिर से पसीने पसीने हो गया और प्यास लगी तो पानी पिया। अब सुबह के 4 बज गए थे। अब सोने का कोई फायदा नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि वो औरत मुझे सपने में क्यों दिखाई दे रही है और मेरे मुन्ने से उसका क्या लेना देना। मैंने अपनी पत्नी को रात के सपने के बारे में बताया तो वो डर गई। मैंने कहा, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। तो इतना कहकर मैं बाहर चला गया। रास्ते में अस्पताल के गेट के पास मुझे राकेश मिला। वो साफ सफाई का काम करता था, तो उसने पहले तो मेरा हालचाल पूछा और फिर बाद में बताया, अरे यार, आप ड्यूटी करते हो तो चेक तो किया करो कि मुर्दा घर में क्या हो रहा है। तो मैंने उससे हैरान होकर पूछा कि क्या हो रहा है? मैं तो रात भर वहीं था, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो राकेश बोला, अरे भाई, वैसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दरवाजे के पास एक घूस मरा हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसका किसी ने मांस नोच लिया हो। तभी मुझे रात के सपने के बारे में याद आया, पर मैंने राकेश को कुछ नहीं बताया। अगली रात मैं फिर से अपनी ड्यूटी बजाने मुर्दा घर गया। मेरी आदत थी कि मैं ठीक समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाता था। अभी मैं सीट पर बैठा ही था तो सामने से मुझे डॉक्टर और 2 नर्स आती दिखाई दी। वो शायद मुर्दा घर ही आ रहे थे। डॉक्टर ने मुझसे बोला, मनोज, दरवाज़ा खोलो, हमें 17 नंबर के बॉक्स की पड़ताल करनी है। अस्पताल में मुर्दा घर में जो भी मुर्दा होता था या जो भी लाश होती थी, वो बॉक्स नुमा लॉकर में रखी जाती थी। इसलिए यहाँ 17 नंबर का जो बॉक्स था, उसके अंदर जो लाश थी, डॉक्टर उसी की जांच पड़ताल करने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मनोज, 17 नंबर का बॉक्स ओपन करो। जैसे ही मैंने बॉक्स ओपन किया तो मेरे तो होश हवास उड़ गए। ये तो वही महिला की लाश थी
जो 2 बार मेरे सपने में आ चुकी थी। और कल रात तो उसने घूस को भी मार डाला और उसका मांस नोचकर खा रही थी। अब मुझे ये समझते देर न लगी कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं तो एक तरफ खड़े होकर उस डॉक्टर और नर्स की बातें सुन रहा था। डॉक्टर कह रहा था कि जब जच्चा बच्चा वार्ड से हम इसे यहाँ लाए थे तो कोई था इसके साथ या ये अकेली ही भर्ती हुई थी। तो नर्स ने बताया कि ये बेड नंबर 17 पर थी और इसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चलते हम इसकी जान बचा नहीं पाए। उन दोनों की बातें सुनकर तो मेरे दिमाग की नसें फटने को हो रही थी। उसी बेड पर तो मेरी पत्नी और बच्चा हैं। मैंने सोच लिया कि यह औरत अब मरकर चुड़ैल बन गई है, पिशाचनी बन गई है और मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है। मैं आज ही अपनी पत्नी को डिस्चार्ज करवाता हूँ। जब मैं बड़े डॉक्टर के पास गया और मैंने अपने पत्नी और बच्चे को डिस्चार्ज करने के लिए डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर साहब ने कहा कल छुट्टी मिल जाएगी, डोंट वरी। अब मैं अपनी दुविधा किससे कहता। तो वो औरत अब भूत बनकर उसी वार्ड के पास भटक रही है। आज मेरी ड्यूटी का 5वां दिन था। आज मैंने सोच लिया था कि अंदर जाकर उस 17 नंबर के बॉक्स पर ताला लगा दूंगा जहां वो औरत की बॉडी रखी हुई है, ताकि वो बाहर ना निकल सके। मैं तुरंत मुर्दाघर गया और 17 नंबर के बॉक्स को पहले देखा तो उसका मृत शरीर उस बॉक्स में था और मेरे मुंह से निकला कि अब देखूंगा कि कैसे निकलेगी तू यहाँ से। अभी दिन ही था। मैं जच्चा बच्चा वार्ड में गया ताकि अपनी पत्नी और बच्चे को डिस्चार्ज करा सकूं। तो डॉक्टर ने बोला मनोज, आज शाम तक आपकी बीवी और बच्चे दोनों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब मैं वहीं पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। शाम हो गई लेकिन अभी वो डॉक्टर नहीं आया था जो डिस्चार्ज के पेपर तैयार करता। मैंने एक नर्स से पूछा सिस्टर, वो डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? दरअसल मेरी बीवी अब यहाँ से जाना चाहती है तो इसलिए पूछ रहा था। नर्स ने बताया कि आज थोड़ा लेट हो गए हैं, फ़ोन किया था तो बोल रहे थे 10 बजे तक आ जाएंगे। मेरे तो पांव तले ज़मीन ही खिसक गई। सोचा था कि रात होने से पहले निकल जाऊंगा अपनी बीवी और बच्चे को लेकर, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं। रात के 8 बज रहे थे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मेरे बीवी बच्चे की रक्षा करना। उस दिन मंगलवार था। आसमान में बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने सोचा पास ही मंदिर है, जाकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं मंदिर गया और हनुमान जी की चालीसा पढ़ने लगा। उसमें एक लाइन थी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप ही रक्षा कर सकते हैं, वरना वो मेरे बच्चे को कहीं। इतना कहकर मेरे आंसू निकलने लगे और मैं वहीं फूट फूट के रोने लगा। फिर मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दी, उठ जा बच्चा, तेरे बीवी बच्चे को कुछ नहीं होगा। ये ले सिंदूर, अपने बीवी बच्चे और खुद को भी लगा ले। ये शब्द बोलने वाले उस मंदिर के पुजारी थे जिन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया था। उन्होंने मुझे हनुमान जी के कंधे का सिंदूर कागज़ पर निकाल कर दिया और कहा, ले जा, सब ठीक होगा। मंदिर से बाहर निकलने से पहले मैंने एक लाइन और पढ़ी। लिखा था, जब तक शरीर है तब तक आत्मा शरीर को नहीं त्यागती, इसलिए मोक्ष के लिए शरीर का अंतिम संस्कार करना जरूरी माना गया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद हनुमान जी मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे उस पिशाचनी से मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं।
वो औरत मर चुकी थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी उस मुर्दा घर में सुरक्षित था कि शायद कोई आए और उसको अस्पताल से ले जाए। मैं अपनी पत्नी और बच्चे के पास पहुंचा तो देखा कि मेरी पत्नी रो रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मुन्ना गायब है, मैं अभी वॉशरूम गई थी। वॉशरूम से बाहर आई तो देखा मुन्ना नहीं था। मैंने सबसे पहले अपनी पत्नी को मंदिर से लाया हुआ सिंदूर का तिलक लगाया और खुद को भी लगाया। मुझे अंदाज़ा था कि मुन्ना कहाँ है। मैं मुर्दा घर गया और वहाँ जाकर देखा तो 17 नंबर का बॉक्स खुला था। मेरा बच्चा उस औरत के बगल में पड़ा था। उस औरत ने अपनी आंखें खोली और उसके मुंह से बड़ी ही अजीब आवाज़ में ये शब्द निकले, आज इसको खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। मैंने देर ना करते हुए सिंदूर की छींटें उसके ऊपर छिड़क दी। फिर मैंने झट से अपने बच्चे को उस बॉक्स में से उठा लिया और सिंदूर का तिलक अपने बच्चे के माथे पर लगा दिया। मेरी पत्नी भी आ गई। उसने तुरंत ही बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। मैंने उस औरत के शरीर पर भी सिंदूर की छींटें डाल दी और उसके बॉक्स को जिसमें उसका शरीर था उसको ताला लगाकर उसके ऊपर उसी सिंदूर से ओम बना दिया। फिर मैंने उस हॉस्पिटल से निकलना ही ठीक समझा। कुछ दिन बाद जब मैं वापस जॉब पर गया तो पता चला कि वो औरत एक गर्भवती महिला थी और उसकी मौत डिलीवरी के समय एक दिन पहले उसी बेड पर हुई थी जब मैंने अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया था। आज भी जब मैं उस औरत के इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे उसका वही चेहरा याद आ जाता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाद में पता चला था कि मेरे वहाँ से निकल जाने के बाद अगले दिन ही उस औरत का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो शायद अब उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक बने रहिएगा हमारे साथ। जय महाकाली दोस्तों।